डेब और डेक्स हॉस्पिटल में हैरी के पास थे। हैरी की तबीयत बहुत खराब थी। हैरी उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को जल्दी ही छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी बात सुन डेब रोने लगती है। हैरी कहता है, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी कमी खलेगी, लेकिन तुम मेरे नियम याद रखना। डेब हैरान हो रही थी कि हैरी कैसी बातें कर रहा है, जबकि डेक्स सब कुछ समझ रहा था। डेक्स कहता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। हैरी डेक्स को कहता है, तुम मेरे बिना भी सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम गलत जा रहे हो तो अपनी बहन डेब के बारे में जरूर सोचना। कुछ दिन बाद हैरी डेक्स को कहता है, नर्स को रोको, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। नर्स जैसे ही हैरी को इंजेक्शन देने लगती है, तभी डेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। नर्स समझाती है, इंजेक्शन जरूरी है, तुम्हें दर्द हो रहा है। लेकिन हैरी कहता है, मुझे दर्द ही चाहिए। डेक्स भी नर्स से कहता है, उसे दर्द ही चाहिए। नर्स दोनों की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम दवाई नहीं ले रहे, मैं ये बात डॉक्टर को बताऊंगी। नर्स के जाने के बाद हैरी डेक्स को बताता है कि नर्स बहुत से मरीजों को ओवरडोज देकर मार रही है। फिर हैरी कहता है, उसे रोको। डेक्स, उसे रोको, इसका क्या मतलब है? हैरी, यही सही समय है उसे रोकने का, इससे पहले वो किसी और को मारे। इसके बाद नर्स मैरी अपने घर वापस आती है, लेकिन डेक्स ने उसके घर में अपना किलिंग रूम बना रखा था। डेक्स का पहला किलिंग रूम और उसका पहला शिकार। वो मैरी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुमने लोगों को क्यों मारा? मैरी, मैंने तो उनकी मदद की थी और उनका दर्द खत्म किया था। डेक्स, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम्हारा दर्द खत्म करने का समय आ गया। डेक्स उसे चाकू से मार देता है। इसके बाद डेक्स हमें हॉस्पिटल में दिखता है, जो बहुत खुश था और मन में सोच रहा था, थैंक यू पापा, मुझे पहचानने के लिए। थैंक यू मैरी, मुझे पहचान देने के लिए। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूल सकता। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो पहले इसका पार्ट 3 जरूर देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी पार्ट में डेक्स को पता चल गया था कि ट्रक किलर उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। अब कहानी आगे शुरू होती है। कैप्टन मारिया के ऑफिस में आता है और उससे कहता है, बीच पर जो कटा हाथ मिला था उसकी उंगलियों के निशानों से पता चला है कि वो टोनी का हाथ है, जिसे तुम ट्रक किलर समझ रही थी। मारिया उसकी बात सुनकर हैरान होती है। कैप्टन मारिया के काम से निराश था और उसे टोनी की माँ के पास जाकर माफी मांगने को कहता है। पैट्री बीच पर जेम्स और बटिस्टा कटे हाथ पर बात कर रहे थे और जेम्स पर कार्लोस के आदमी नजर रखे हुए थे। मारिया टोनी की माँ से जाकर माफी मांगती है। टोनी की माँ मारिया से पूछती है, बाकी का टोनी कहाँ है? मारिया, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब हमें डेक्स्टर दिखता है, जो मन में सोच रहा था, हैलोवीन, साल का वो दिन जब सभी मास्क पहनकर राक्षस बनते हैं, लेकिन मुझे किसी भी मास्क की जरूरत नहीं। ये एक दिन खुश होते हैं और मैं हर दिन। दरअसल डेक्स्टर रीटा और उसके बच्चों के साथ हैलोवीन की शॉपिंग कर रहा था। अगले दिन डेक्स क्राइम सीन पर खड़ा था, जहां एक कटा हुआ पैर मिला था। पैर उसी ग्राउंड में था जहां डेक्स पहले फुटबॉल खेला करता था। डेक्स सोचता है, मेरी फैमिली एल्बम से एक और तस्वीर, वो टोनी के शरीर के हिस्सों से मुझे मेरा बीता कल याद करा रहा है। वो मुझे क्या दिखाना चाहता है? तभी जेम्स उसके पास आता है, जिस पर कार्लोस के आदमी अभी भी नजर रखे हुए थे। जेम्स डेक्स से पूछता है, क्या ये काम ट्रक किलर का है? डेक्स कहता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर जेम्स वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में मारिया डेब को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने को कहती है, जो बीच, स्टोरेज और होटल्स के आसपास की थी। मारिया को अभी भी लग रहा था कि ट्रक किलर जरूर किसी कैमरे में दिखेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में जेम्स और सारा का डिटेक्टिव भाई खड़े थे। सभी को पता लग जाता है कि जेम्स और सारा का अफेयर था। सारा का भाई जेम्स पर बहुत गुस्सा था। जेम्स उससे माफी मांगता है। अब रीटा अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार होने को कहती है, लेकिन दोनों बच्चे उदास बैठे थे कि तभी पड़ोस के कुत्ते के रोने की आवाज आती है। रीटा पड़ोसी के पास जाकर उसे कुत्ते को चुप कराने को कहती है, लेकिन वो पड़ोसी औरत बिना उसकी बात सुने दरवाजा बंद कर देती है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में डेब मारिया के कहने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रही थी और डेक्स कटे हुए पैर की जांच कर रहा था। बटिस्टा उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। तभी डेक्स पैर की जांच करते समय एक चीज नोट करता है। वो बटिस्टा को कहता है, जब हाथ काटा गया था तो टोनी का दिल धड़क रहा था और जब टोनी का पैर काटा गया तब भी टोनी का दिल धड़क रहा था। बटिस्टा कहता है, लेकिन हाथ तो हमें एक दिन पहले मिला था। डेक्स, मुझे पता है। इसके बाद डेक्स और बटिस्टा मारिया के ऑफिस में जाते हैं और डेक्स कहता है, टोनी अभी भी जिंदा है। जेम्स कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? डेक्स, ट्रक किलर ने उसे अभी तक जिंदा रखा है। बटिस्टा, दोनों हिस्से जिंदा आदमी से ही लिए गए थे। डेक्स, हमें सुबह 7 बजे हाथ
मिला, फिर शाम 7 बजे पैर। जेम्स उसकी बात सुनकर कहता है, इसका मतलब कल हमें फिर कुछ मिलेगा। मारिया जेम्स को कहती है, जल्दी से टोनी को ढूंढने की कोशिश करो। इसके बाद मारिया कैप्टन को फोन करके सारी बात बताती है। अब मारिया टोनी की माँ को भी फोन करके बताती है कि टोनी जिंदा है। इसके बाद जेम्स सभी पुलिस वालों के साथ मीटिंग करता है, जिसमें वो टोनी को जल्दी से जल्दी ढूंढने की बात करते हैं। डेक्स वहीं बैठा मन में सोचता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें टोनी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास आधे सबूत हैं और आधे सबूत मेरे घर पर। अब डेक्स कहता है वो उन्हीं जगहों पर शरीर के हिस्से रखता है जिनका नाम बदल दिया और जो पहले किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जेम्स कहता है, ठीक है, तो हम उन जगहों की लिस्ट बनाएंगे जो पहले किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती थी और अब उन जगहों का नाम बदलकर वहाँ कोई नया काम होता है। अब हम मारिया को देखते हैं जो चर्च में जाकर टोनी की माँ से मिलती है। टोनी की माँ उसे जल्दी से जल्दी टोनी को ढूंढने को कहती है। अब रात को जेम्स अपने घर के बाहर पहुँचता है और कार्लोस के आदमियों को देखकर गुस्सा हो जाता है जो सारा दिन उस पर नजर रखे हुए थे। जेम्स उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कार्लोस के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डेब डेक्स को फोन करके पूछती है, टोनी का अगला हिस्सा कहाँ मिलेगा। डेक्स, मुझे नहीं पता। डेब, सोचो, तुम किलर होते तो कहाँ रखते। डेक्स एक तस्वीर उठाकर सोचता है, यही तो वो जगह है जो मेरी फेवरेट है, जहाँ बुलडोजर था जो कचरे को पीस देता था, बिल्कुल मेरी तरह। अगले दिन डेक्स अपनी फेवरेट जगह पर खड़ा सोच रहा था, मैं यहीं टोनी के हिस्से रखता। तभी डेक्स को पुलिस का फोन आता है। इसके बाद डेक्स एक क्राइम सीन पर जाता है जहाँ मारिया उसे एक कटी हुई टांग दिखाती है। टांग का पैर पहले से ही कटा हुआ था और टांग घुटनों तक ही थी। मारिया पूछती है, क्या टोनी अभी भी जिंदा होगा। डेक्स, हाँ, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। तभी डेब्बी वहाँ आती है और डेक्स से कहती है, हमारे पिता हमें यहाँ लेकर आया करते थे। अब बटिस्टा और डेक्स आधी कटी टांग को देखते हैं। डेक्स कहता है, जहाँ से पैर काटा गया था वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं, लगता है टांग काटने से पहले किलर ने टोनी को कोई एंटीबायोटिक दी होगी। तभी बटिस्टा उसे एक गिफ्ट दिखाता है जो उसने अपनी पत्नी को सालगिरह पर देना था। अब हम डेक्स को देखते हैं जो बच्चों को स्कूल से पिक करके ला रहा था। वो अभी अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी पड़ोस की औरत उनसे पूछती है, मेरा डॉगी कहाँ है। दरअसल रीटा ने वो डॉगी किसी और जगह पर 2 बच्चों को दे दिया था। दूसरी तरफ रात को बटिस्टा अपनी पत्नी नीना के पास जाकर उसे सालगिरह की बधाई देता है। नीना उससे ठीक से बात नहीं करती, वो बटिस्टा की किसी बात पर उससे नाराज थी। बटिस्टा अपनी बेटी के पास जाता है जो सो रही थी। बटिस्टा उसी के पास गिफ्ट रखकर चला जाता है। इधर रीटा डेक्स के घर पर थी और उसकी नजर डेक्स की फैमिली एल्बम पर पड़ती है जो वहीं टेबल पर पड़ी थी। रीटा तस्वीरें देखने लगती है और उसे एक तस्वीर बहुत अच्छी लगती है जिसमें हैरी की परछाई दिख रही थी। रीटा कहती है, इस तस्वीर में लग रहा है कि हैरी हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी डेक्स उन तस्वीरों को देखता है जिनमें हैरी उसके साथ था, जिसके बाद उसकी नजर एक तस्वीर पर आकर रुक जाती है जिसमें हैरी और डेक्स एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे जिसका नाम एंजल हॉस्पिटल था। उसे याद आता है कि हैरी के पिता ने इस हॉस्पिटल में 30 साल काम किया था और फिर कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल बंद हो गया था। डेक्स जैसे ही तस्वीर पलटता है तो उसके पीछे एक स्माइली बनी हुई थी। डेक्स सोचता है, मुझे पता है कि जो तुमने बनाया है ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इधर जेम्स जैसे ही रात को अपने घर आता है तो कार्लोस के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। वो उसे कार्लोस के पास ले जाते हैं जहां कार्लोस जेम्स को मारता है। कार्लोस जेम्स को शूट करने की तैयारी में था कि तभी पुलिस वहां आकर कार्लोस के कंधे पर गोली चलाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर डेक्स एंजल हॉस्पिटल में पहुंचता है। वो वहाँ एक जगह टोनी को बेड पर पड़ा देखता है। डेक्स उसके पास जाता है। टोनी कहता है, मैं तैयार हूँ, मुझे मार दो पर मुझे और मत काटना। डेक्स सोचता है, एक और तोहफा, उसने मेरे लिए हर चीज तैयार रखी है, वो चाहता है मैं इसे मार दूं। दोस्तों, शिकारी के सामने शिकार था, वो भी जाल में फंसा हुआ। अब कल हम देखेंगे कि शिकारी शिकार का क्या करता है।